हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मर हमारी डेली लाइफ में भी बहुत बार अपने घर के आसपास भी हमारे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। बेसिकली हमें कई बार पता भी नहीं होता कि हम अपना फोन चार्ज कर रहे हैं, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। बेसिकली आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं तो वहां ट्रांसफॉर्मर जरूर होगा। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक मीनिंग है वो डिवाइस जिसका काम है एसी वोल्टेज को चेंज करना। वोल्टेज को चेंज करना मतलब वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जो इंक्रीज करेगा उसका नाम रहेगा स्टेप अप, और जो डिक्रीज करेगा उसका नाम रहेगा स्टेप डाउन। हमने एक इमेज आपके साथ शेयर करी है, आई थिंक आपको क्लियर होगी। यहाँ लेमिनेटेड शीट आपको दिख रही है। लेमिनेटेड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर चिपकाई हुई, ताकि उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट हम डिक्रीज कर सकें। ठीक है। और ये आयरन सीट है। आप यहाँ ये बात स्पेशल नोट करिए कि यहाँ पे आयरन शीट है, और आयरन शीट है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कॉपर की बाइंडिंग करी हुई है। एक वायर को वाउंड किया हुआ है जिसने एक कॉइल की शेप ले रखी है, और यहाँ पे भी दूसरी कॉइल है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी के लिए ले रहे हैं NP be the number of turns for primary coil, और NS be the number of turns for secondary coil। और यहाँ हम इनपुट जो दे रहे हैं वो AC इनपुट दे रहे हैं। हम प्राइमरी कॉइल से जो हम इनपुट दे रहे हैं वो है हमारे पास E नोट साइन ओमेगा टी के बराबर, जिसमें ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहने वाली है और टी हमारा वेरिएबल है, E नोट हमारी पीक वैल्यू है। ठीक है ना, पीक वैल्यू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे कॉइल यूज की है। पहली बात तो हम जहां जहां पे कॉइल यूज करते हैं उसका एक पर्पस होता है, वो हम ऐसे ही नहीं यूज करते। क्योंकि कॉइल के केस में अगर आपने देखा हो तो ये एक इंडक्टर की तरह काम करता है। अगर ये इंडक्टर की तरह काम करता है तो यहाँ EMF एंड करंट के बीच एक फेज रिलेशनशिप होगा, और वो फेज कितना होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा ईएमएफ और वोल्टेज के बीच। क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर का प्रेजेंटेशन हमेशा कॉस से दिया जाता है, कॉस 5। इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो यानी कि यहाँ पे वी आई कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि अगर आप कॉइल यूज कर रहे हैं तो पावर लॉस जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ऐसा अज्यूम किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिक जो फंडा है वो नंबर ऑफ टर्न्स का है। क्योंकि सारा खेल अगर हम बात करें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो सीधी सीधी सी बात है, इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नेबरिंग कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। वो करंट फ्लो कर रहा होगा, जैसे हमारे पास है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में करंट पास करेगा और फ्लक्स एसोसिएट होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ। फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। बेसिक फंडा यही है। अब आपको पता है कि इसी से हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब माइकल फैराडे कहते हैं कि अगर हमने ईएमएफ को इंड्यूस कराना है या करंट को इंड्यूस कराना है तो हमें फ्लक्स में चेंज करना होगा डी फाई एस बाय डी टी। यहीं से बनेगा बच्चा करंट, और वो करंट रहेगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल। अब हम दोबारा से आते हैं अपनी बात पे। माइकल फेराडे कहते हैं कि अगर यहाँ पे जैसे कि हमने आयरन सीट लिया, वो भी लैमिनेटेड लिया, तो लैमिनेशन का काम था टू रिड्यूस एडी करंट्स, टू रिड्यूस एडी करंट। जो एडीज बनते हैं यहाँ पे, एडी करंट बनते हैं, अनवांटेड जो करंट बनते हैं जो हमारे करंट फ्लो को अपोज करते हैं, उनका नाम एडी करंट है। ठीक है ना। और ये बेसिकली माइकल फेराडे के उसी कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखाया, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई एस बाई डी टी
है ना, एडीज जैसे पानी के अंदर एडीज बनते हैं, वैसे ही ये एडी करंट होते हैं जो हमारे करंट को अपोज करते हैं, उसे फ्लो नहीं होने देते। इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने यहाँ लैमिनेटेड आयरन शीट यूज करी है गाइस। लैमिनेटेड आयरन शीट यूज करने का रीजन यही है। दूसरा, एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम आयरन का यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस तो रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर हमने आयरन यूज किया है तो आयरन यूज करने के पीछे रीजन है कि जितना फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स लॉस आपका जीरो रहने वाला है। फ्लक्स लॉस क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है कि यहाँ फ्लक्स लॉस नहीं होगा। ऐसा माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें कहता है कि यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगा पर टन, चाहे वो प्राइमरी के लिए है चाहे वो सेकेंडरी के लिए, वो सेम रहेगा। ईएमएफ इंड्यूस इससे होगा डी फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, हमने उसकी डायरेक्शन भी दिखाई है, डी फाई बी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि एक टर्न के साथ कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, वही ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी कॉइल में होगा एक टर्न के साथ, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यानी कि यहां से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बिकम्स इक्वल टू ईपी इनटू एनएस अपॉन एनपी। मैं आपको बता दूं कि एनएस अपॉन एनपी जो है स्टूडेंट्स, उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल रखा है। उसको हमने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसको नाम हमने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, उसको नाम हमने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, एक बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ सकते हैं। देखिए, अब छोटी सी बात क्या है वो, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 10 है। मान लीजिए, एक लेट अज्यूम कर लीजिए ये बात, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में जो है वो 5 है। तो आप बताइए यहां से कि ES is equal to EP NS 10 डिवाइड बाई 5 2। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि मान लीजिए ES की वैल्यू 30 आ रही है, तो इसे क्या होना पड़ेगा 15 इंटू 2। तो ऑफ कोर्स ES किससे बड़ा है? EP से बड़ा है। कब, किस सिचुएशन में? अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से। अब EMF सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से, तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप। ये कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? स्टेप अप। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा रखना पड़ेगा, किससे? प्राइमरी कॉइल से। नंबर ऑफ टर्न्स हमें ज्यादा रखना पड़ेगा किसमें? सेकेंडरी में, प्राइमरी कॉइल से। इसी तरह से हम एनएस को मान लेते हैं 5, मान लेते हैं कि लेट एनएस को हम मान लेते हैं 5 और एनपी को हम मान लेते हैं 10। तो हमारे पास ईएस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ईपी। यानी कि इस सिचुएशन में सीधी सीधी सी बात है कि ईपी जो है वो ग्रेटर बनेगा ईएस से, और ये बात रहेगी किसके लिए? स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन के लिए। यानी कि बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वही आपको डिफाइन करके दे रहे हैं, पूरा का पूरा टॉपिक। अब देखिए, यहाँ से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होती है। चलो, हम इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात पे गौर करते हैं। चलिए, एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसको देखिए। तो हम एग्जांपल ले रहे थे कुछ, हमने मान लिया कि आजकल शाहरुख खान की मूवीज नहीं चल रही, आमिर की भी मूवीज नहीं चल रही, और सलमान की भी मूवीज नहीं चल रही। तो ये तीनों लोग ना इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, और इकट्ठे हो गए, ये बोले कि हम पंजाब में जाएंगे। पंजाब तो अब नदियों का स्टेट है, ऑफ कोर्स पानी की कमी नहीं है, तो उन्होंने डैम, कुछ डैम हायर कर लिए, और तीनों बोले कि हम ना 1000 वाट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, इतनी पावर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तीनों ने मटेरियल भी सेम लिया, और वो जो मटेरियल लिया वो 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था, 10 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर था तीनों के लिए। देख सकते हैं आप, 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 वाट।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने पावर को सुना कि पावर तो यार वोल्टेज इनटू करंट होता है, तो एसआर के बोला कि आप है ना ऐसा करो कि वोल्टेज मेरा 100 रख दो और करंट मेरा 10 रख दो। आमिर बोला कि ऐसा करो कि आप मतलब 250 इंटू 4 कर दो, ठीक है ना। और सलमान खान बोला कि आप ऐसा करो कि 500 इंटू 2 कर दो, मतलब करंट रख दो 2 एम्पियर, 500 वोल्टेज। ऐसे ही यहाँ पे वोल्टेज है 100 और करंट है 10 एम्पियर, यहाँ वोल्टेज है 250 और करंट है 4 एम्पियर। ऐसा आप कर दो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पूछ लिया उससे बार बार कि आप बता देना भाई, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बातें हुई वो हुई, वोल्टेज आपकी 100, करंट आपका 10, वोल्टेज आपका 250, करंट आपका 4, वोल्टेज आपका 500, करंट है आपका 2 एम्पियर। मतलब इस तरह से हमने क्या लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिया। अब देखिए बात क्या हुई कि यहाँ पे आपको आउटपुट में पावर मिलेगा कितना, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि यहाँ पे पावर लॉस कितना होगा, क्योंकि जब जब हम पावर लॉस निकालते हैं तो हम आई स्क्वायर आर करके निकालते हैं। अब यहाँ पे आई है 10 तो इसका स्क्वायर हो गया 100, रेजिस्टेंस है 10, तो यहाँ पे तो जितना पावर उन्होंने जनरेट किया वो सारा लॉस हो गया, यानी कि आउटपुट में पावर आपको क्या मिलेगा, जीरो। अब दूसरा देखिए कि यहाँ पावर लॉस कैसे निकालेंगे आप, आई स्क्वायर आर करके निकालेंगे। आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर मतलब 16, आर मतलब 10, यानी कि 160 वाट। यानी कि आपके पास जो आउटपुट पावर आएगा वो आएगा 1000 माइनस 160, यानी कि दिस इज 840 वाट। 840 वाट आपके पास आउटपुट रहेगा। अब दूसरा यहाँ जो पावर लॉस होगा वो होगा आई स्क्वायर आर मतलब 4 इंटू 10, यानी कि 40 वाट। 40 वाट, यानी कि आपको जो आउटपुट मिलने वाला है वो 1000 माइनस 40 करें तो 960 वाट का। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा लॉस। आपने देखा ना कि करंट अगर ज्यादा है तो लॉस भी तो ज्यादा है। करंट यहाँ सबसे ज्यादा करंट था तो लॉस सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा वोल्टेज लॉस उतना ही कम। यानी कि अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने किस तरह से काम करना है। अब चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप देखो कि हमने कहा है कि यहाँ जब फ्लक्स यहाँ से फ्लो करके जा रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ से फ्लक्स फ्लो करके जा रहा है, तो उस दौरान कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हमने सारे प्रिकॉशंस लिए। तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं होता तो यहाँ पे एनर्जी रेट जितना प्राइमरी के साथ होगा उतना ही एनर्जी रेट सेकेंडरी के साथ होगा। एनर्जी रेट का मतलब मैं पावर की बात कर रहा हूँ सीधी सी। और पावर जो होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। जहां वोल्टेज हम ईएमएफ बोल रहे हैं, ईएमएफ जो प्राइमरी में एसोसिएट होगी इनटू करंट एसोसिएटेड विद द प्राइमरी, दैट शुड बी इक्वल टू ईएमएफ एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय करंट एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी। ईपी आईपी इज इक्वल टू ईएस आईएस। अगर यहां से थोड़ी बहुत बातें हम घुमा फिरा के करते हैं, जैसे हम आई एस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई एस इज इक्वल टू आई पी, है ना। और ई पी ओवर ई एस, ई पी ओवर ई एस, है ना। तो यहां से ई पी ओवर ई एस, ई पी ओवर ई एस, है ना, दैट बिकम्स इक्वल टू किसके इक्वल, एनपी ओवर एनएस। एनपी ओवर एनएस है ही, ये तो बात है ही। तो अगर ये मैं वैल्यू रख दूं तो आई एस इज इक्वल टू आई पी इंटू एन पी ओवर एन एस। कुछ बातें मैं घुमा फिरा के कर रहा हूँ। एन एस ओवर एन पी के बराबर होता है, तो आई एस इज इक्वल टू आई पी ओवर के। मैं आपको एक बात बता दूं कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे से अपोजिटली जुड़े होते हैं। जहां हमने नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा बताए प्राइमरी से, ठीक है, यानी कि के जहां ग्रेटर देन 1 बनता था वो स्टेप अप के लिए था, स्टेप अप के लिए था, स्टेप अप के लिए था, ठीक है ना।
और जहां के लेस देन वन बनता था वो स्टेप डाउन के लिए था, स्टेप डाउन के लिए था। आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप करंट के केस में डील करेंगे तो जहां नंबर ऑफ टर्न्स, आप यहां देखिए करंट के केस में उल्टा बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखें के ग्रेटर देन, तो यहाँ ईएमएफ एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ एसोसिएटेड विद द प्राइमरी। लेकिन करंट एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी इज लेस देन करंट थ्रू द प्राइमरी। इसी तरह से के लेस देन वन के लिए क्या बात बनी, के लेस देन वन के लिए बना था ई एस लेस देन ईपी, और आईएस क्या बना, करंट थ्रू सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट थ्रू प्राइमरी, को ही ये बात आपकी बनी। अब देखिए बच्चों, यहां से हम और बातें कुछ उलझा के हम बातें करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी बातें आप यहाँ से आईपी इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया ही था, आईपी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आईपी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई एस, है ना, डिवाइड बाई ईपी के बराबर था, ठीक है। अब आप देखते जाना, हम इसको रोटेट करते जाएंगे, ठीक है ना, या ठीक है, आई एस एन एस ओवर एन पी भी लिख सकते हैं हम इसको। आई पी इज इक्वल टू, ये स्टेप्स आप फॉलो करते जाना, आई एस इंटू एन एस ओवर एन पी, एन एस ओवर एन पी, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वी की जगह ई एम एफ ई बाई आर भी आप लिख सकते हो, तो ई एम एफ थ्रू सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई आर और इंटू एन एस ओवर एनपी, दिस इज इक्वल टू आईपी, है ना। अब आप यहां से देखिए कि ईएस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है वन अपॉन आर, ईएस की वैल्यू रहती है ईपी इंटू ईएस की जो वैल्यू रहती है वो रहती है ईपी आईपी ओवर ईपी, ठीक है ना। ईएस नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में बोलना, ईएस इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, ईएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन एस ई पी इंटू एन एस ओवर एन पी, नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में, और ये एन एस ओवर एन पी के बराबर ही है। तो ये आपके पास बन गया वन बाय आर, ये थोड़ा आगे पीछे हमने किया है और कुछ नहीं किया, इसमें कोई टेक्निकल हमने काम नहीं किया, एन एस ओवर एन पी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आई। अब आपको पता है कि करंट क्या होता है, करंट होता है ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो था ही, ये एनपी ओवर एनएस का होल स्क्वायर लिख दो आप, ठीक है ना जी, एनएस ओवर एनपी का होल स्क्वायर लिख दो। यानी कि आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, सीधी सी बात है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आर इंटू एन पी ओवर एन एस का फुल स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है। इसी से यहाँ पे आप एफिशिएंसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पावर, दिस इज आउटपुट पावर, आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, टू इनपुट पावर, ठीक है ना। आउटपुट और इनपुट पावर की रेशियो जो होगी वो एफिशिएंसी होगी, और आउटपुट पावर है ई एस इंटू आई एस डिवाइड बाई ई पी इंटू आई पी, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। अब स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात बचती है वो है एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफॉर्मर। चलिए देखते हैं एनर्जी लॉसेस क्या क्या है। अब हमारे पास टॉपिक है एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास है कॉपर लॉस, आयरन लॉस, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, हिस्टैरिसीस लॉस और हमिंग नॉइज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो चलिए हम बात करते हैं कॉपर लॉस। जो हमारे पास कॉपर कॉइल्स हैं उनमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है हीट की फॉर्म में, ठीक है ना। ये हम क्या करते हैं यहाँ पे, कॉपर लॉस जो है वो इस कॉन्सेप्ट से होता है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कॉपर कॉइल्स हमने ये वाली जो कॉइल्स हमने यूज करी है इनमें होता है ये ज्यादातर। तो आप क्या करिए कि थिक कॉपर वायर ले लीजिए, थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर्स, कॉपर वायर्स थिक क्यों ली है, ताकि
एरिया इंक्रीज हो जाए। अगर एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो हीट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आप बात याद रखिए। अब दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि आयरन लॉस। आयरन लॉस, ये आयरन कोर, ऑफ कोर्स आयरन कोर में होता है, ठीक है ना, और ये एडी करंट के कारण होता है। ये जो एडी करंट, अनवांटेड करंट्स बनते हैं, एडी करंट, ठीक है, इसके कारण होता है। अब एडी करंट बनता है आपका E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी करके। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम के। एम का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है वो होती है करंट इनटू एरिया, एरिया। अगर हम एरिया को मिनिमाइज कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, तो मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमाइज हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमाइज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हो जाएगा, फील्ड मिनिमम हो जाएगा तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, और फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगी, और ईएमएफ कम इंड्यूस होगी तो एनर्जी लॉस से हम बच जाएंगे। दिस इज द आंसर। उसके बाद आता है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम कहते हैं कि यहाँ जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है पर टर्न उतना सेकेंडरी में नहीं होता। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, इससे बचने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर माउंट कर दो, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को एक दूसरे के ऊपर माउंट कर दो, तो आप इस लॉस से सीधा सीधा बच के निकल जाएंगे, ठीक है ना जी। अब दूसरा देखिए, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस का क्या मतलब है, ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो होती है यहाँ पे, उसके कारण कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हमने आयरन लिया है ना यहाँ पे, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। यूजिंग the loss is kept to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss, जैसे हमने आयरन लिया है। उसके बाद है हमिंग नॉइज। हमिंग नॉइज तो देखो, ये नॉइज तो बार बार प्रोड्यूस होगी ही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस की, यूजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का यूज मैं आपको बता दूं कि केवल पावर स्टेशन में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, बाकी हर जगह स्टेप डाउन। अगर आपसे कोई पूछ ले आपके घर के पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा है, तो स्टेप डाउन लगा है। मैं आपको बता दूं कि टीवी में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में इसका यूज होता है, इवन आपके चार्जर, ठीक है ना, आप जो चार्जर यूज करते हो अपने फोन को चार्ज करने के लिए, उसमें भी होता है, कंप्यूटर्स में भी होता है, एयर कंडीशनर्स में भी होता है, हर जगह होता है जी। एयर कंडीशनर्स में भी होता है, ठीक है। और इंडक्शन फर्नेसेस में भी इनका यूज होता है, इंडक्शन फर्नेसेस, ठीक है, फर्नेसेस। और पावर ट्रांसमिशन में भी इनका यूज होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पावर ट्रांसमिशन करना, उसमें भी इनका यूज होता है। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज इसे नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।